नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कोप 26 व जलवायु प्रतिज्ञाएं, भारत बांग्लादेश संबंध, कश्मीर में अलगाव, ईडब्ल्यूएस आरक्षण व सुप्रीम कोर्ट तथा असर रिपोर्ट व डिजिटल शिक्षा पहुंच पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कोप 26 व जलवायु प्रतिज्ञाओं पर। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में अक्टूबर 31 से नवंबर 12 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत और विश्व के अन्य देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोके जाने के संदर्भ में अनेक प्रतिज्ञाएं भी की गई हैं। भारत के द्वारा पंचामृत रणनीति के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया गया, जिसके माध्यम से आने वाले सालों में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने की बात भारत द्वारा की गई है। इसी के समान अमेरिका और यूरोप आदि देशों के द्वारा भी विभिन्न घोषणाएं की गईं, जैसे कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा की गई। इसी प्रकार से निर्वनीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाएं की गई हैं। हालांकि आपको ये समझना होगा कि जब बात आती है जलवायु समझौता वार्ताएं और इसके संदर्भ में राष्ट्रों के उत्तरदायित्व की, तो भारत जैसे देशों का लगातार इसके संदर्भ में कहना है कि जो उत्तरी क्षेत्र के विकसित देश हैं, उनकी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ज़्यादा भागीदारी बनती है और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर उन्हें जलवायु परिवर्तन का सामना किए जाने के दृष्टिकोण से ज़्यादा योगदान किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत जैसे देशों के द्वारा जिन प्रतिज्ञाओं की घोषणा की गई है, उनको पूरा किए जाने के संदर्भ में अनेक चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का निवारण किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो भारत लगातार इस बात पर बल दे रहा है कि उसके द्वारा किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा की प्रतिशतता को बढ़ाकर 50% किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि भारत नवीकरणीय ऊर्जा की प्रतिशतता को एक सीमा से अधिक बढ़ाता है, तो इसके लिए न केवल नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ इसमें होने वाली लागत और इसके प्राइसिंग को भी तर्कसंगत किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक निवेश और अनुसंधान को करना आवश्यक है, किंतु इसके संदर्भ में जो मौद्रिक अनुमान लगाए गए हैं वो ये बताते हैं कि भारत को यदि विविध प्रकार की प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है, तो इसके लिए भारत को लगभग 2.61 ट्रिलियन रुपए के निवेश की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ही हाल के वर्षों में परमाणु ऊर्जा में निवेश के माध्यम से भी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है, किंतु इसमें भारत के समक्ष सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी का सदस्य नहीं है, जिसके चलते समयबद्ध आधार पर परमाणु सामग्री आदि को प्राप्त करने के संदर्भ में भारत को समस्याएं देखी जा सकती हैं। भारत द्वारा इसी के सापेक्ष इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के साथ ही हाइड्रोजन आदि ऊर्जा को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है, किंतु अभी भी यह प्रारंभिक अवस्था में ही है और इसमें भी पर्याप्त प्रगति नहीं देखी गई है। हमें जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं और प्रतिज्ञाओं को भारत की आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में भी देखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2016 के विमुद्रीकरण का प्रभाव अभी भी अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है और मुख्य रूप से लघु और छोटे उद्योगों आदि पर इसके प्रभाव की गणना अभी भी की जा रही है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हाल के समय में भारत में विदेशी निवेश पर्याप्त देखा नहीं गया है और मुख्य रूप से
कोविड-19 के काल में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था और जीडीपी के आंकड़ों में हमने नकारात्मक समृद्धि को देखा, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थितियों को सामने ला दिया है, उससे चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोरोना वायरस की जो चुनौतियां हैं वो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। लगातार इसके नवीन वेरिएंट देखे जा रहे हैं। मुख्य रूप से भारत में डेल्टा प्रकार के वेरिएंट की शुरुआत देखी गई, जो अभी भी काफी बड़ी संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों में विद्यमान देखा जा सकता है। और हाल के समय में जिस तरीके से नवीन वेरिएंट की खोज हुई है, उससे चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यही कारण है कि हमें इसके संदर्भ में कुछ उपायों को लागू किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके तहत विकसित और उत्तरी गोलार्ध में स्थित नॉर्थ वाले देशों को सहयोग किए जाने की आवश्यकता है, विकासशील साउथ वाले देशों की। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यूरोपीय देश जनसंख्या के स्तर पर कम स्थिति रखते हैं, वहां पर जनसंख्या की कमी देखी जाती है, जिसके चलते वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी साधनों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। किंतु भारत और चीन जैसे देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, जिसके तहत भारत जैसे देशों को अपने देश में विद्यमान लगभग 130 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कार्य करना है। इसके तहत हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि भारत जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके साथ ही भारत को गरीबी उन्मूलन के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने की भी आवश्यकता है। और साथ ही साथ ऊर्जा और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि जब बात आती है जलवायु लक्ष्यों और प्रतिज्ञाओं की, तो इसके संदर्भ में नॉर्थ के जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक बनती है। इसके तहत कोपेनहेगन जलवायु समझौता वार्ताओं में जिस प्रकार से विकसित देशों द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वह विकासशील देशों की सहायता के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन की साझेदारी करेंगे, ताकि विकासशील देश समयबद्ध आधार पर ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि को प्राप्त कर सकें, तो इस की गई प्रतिज्ञा को सबसे पहले पूरा किए जाने की आवश्यकता है। हमें इसके तहत मुख्य रूप से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ विकसित देशों द्वारा जिस तरीके की ऐतिहासिक भागीदारी निभाई गई है, उसी के अनुरूप कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा के साथ ही बेहतर समावेशी विकास किया जा सकता है, और साथ ही साथ हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से भारत बांग्लादेश संबंध की। सन 2021 भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था और इस प्रकार के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को 50 वर्ष 2021 में पूरे होने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2021 में भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जो 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें भारत की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भारत ही ऐसा पहला देश है जिसके द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की गई थी। इसके चलते भारत बांग्लादेश संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वर्तमान में तो हम इन संबंधों में बहुआयामिता को देख सकते हैं। इसके तहत विभिन्न विषयों के तहत हमें इस संबंध को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम व्यापार संबंध की बात करें, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। 2014 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक जुड़ाव में बढ़ोतरी देखी गई है, और इस प्रकार के व्यापार और आर्थिक जुड़ाव में दोनों देशों ने भागीदारों के रूप में कार्य किया है, प्रतिस्पर्धियों के रूप में कार्य नहीं किया है। और इससे दोनों देशों के मध्य $10 बिलियन से अधिक की व्यापार को देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत भारत द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि यदि बांग्लादेश व्यापार असंतुलन की बात करता है, तो व्यापार असंतुलन के निवारण के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को
कई उत्पादों के संदर्भ में शुल्क मुक्त पहुंच भी प्रदान की गई है। भारत और बांग्लादेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 एकीकृत चेक पोस्ट भी विकसित कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के उत्पाद को बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा यदि हम भारत और बांग्लादेश के मध्य की व्यापार साझेदारी की बात करें तो इसे हम देख सकते हैं सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, पोत के क्षेत्र में, परिवहन और बंदरगाह आदि के क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके तहत भारत के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से बांग्लादेश को सहायता दी गई है, जिसके तहत बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के द्वारा बांग्लादेश में विकास सहायता को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में अनेक प्रकार के लघु विकास परियोजनाएं यानी स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश में शैक्षणिक भवनों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों आदि की स्थापना की गई है। यदि हम रणनीतिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के लिए पड़ोसी प्रथम की नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विविध प्रकार के अन्य आयामों का विकास किया गया है, जिसके तहत भारत द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि संकट के समय बांग्लादेश को सबसे पहले मानवीय सहायता प्रदान की जाए, चाहे वह चक्रवात का क्षेत्र हो या फिर 2020 और 21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय भी मानवीय सहायता के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों देश के सशस्त्र बल नियमित आधार पर सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके तहत संप्रति और मिलन एक्सरसाइज के माध्यम से सैन्य सहयोग देखा जा सकता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों को आयात करने के लिए $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान किया गया है, जो एक प्रकार के सॉफ्ट लोन को दर्शाता है। विशेष रूप से शेख हसीना के काल में भारत बांग्लादेश सुरक्षा और आसूचना संबंधी सहयोग में वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत विरोधी आतंकवादी शिविरों और उग्रवाद पर अंकुश स्थापित होना संभव हो पाया है और बांग्लादेश में भी उग्रवाद को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और इससे बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना संभव हो पाता है। हाल ही में बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के निर्वाचन का भी समर्थन किया है, जो बहुपक्षीय सहयोग का ही अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है। यदि हम कनेक्टिविटी यानी आपसी जुड़ाव की बात करें तो दोनों देशों की सरकारें लगातार यह प्रयास कर रही हैं कि हम 1965 के पहले जो विद्यमान रेल संपर्क और कनेक्टिविटी संबंधी संपर्क थे उनको पुनर्स्थापित कर सकें, जिसके तहत भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया है और अखौरा अगरतला रेल संपर्क पर भी कार्य प्रगति पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के द्वारा 2015 में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके माध्यम से दोनों देशों के मध्य यात्री, व्यक्तिगत, मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन को बेहतर बनाए जाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग के साथ ही चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। सीमा प्रबंधन के संदर्भ में भी हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के मध्य सौहार्द की भावना देखी गई है, जिसके तहत 2015 में भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का अनुसमर्थन किया गया और 2014 में बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन के माध्यम से दोनों देशों के बीच लंबित सीमा विवादों का भी शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में रोगों का उपचार कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के 35% से अधिक की हिस्सेदारी बांग्लादेश की है और साथ ही बांग्लादेश भारत के चिकित्सा पर्यटन के कुल राजस्व में 50% से अधिक का योगदान करता है।
दोनों देशों के द्वारा सुंदरवन के पारिस्थितिकीय संरक्षण के संदर्भ में भी 2011 में समझौता किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारत सरकार बांग्लादेश के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए भी कार्य कर रही है, जिसके तहत बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को भारत के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी आईटेक का महत्वपूर्ण साझेदार देश है और बांग्लादेश के लगभग 800 प्रतिभागी हर वर्ष आईटेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठाते हैं, जिसके तहत आईआईटी और एनआईटी में बांग्लादेश से आए छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और साथ ही साथ इसके संदर्भ में प्यूपिल टू प्यूपिल कांटेक्ट को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि संबंधों की इस प्रकार की बहुआयामिता के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत बांग्लादेश से अवैध प्रवासन ने जिस प्रकार से पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलावों को लाया है, उससे स्थानीय लोगों और प्रवासियों के मध्य सामाजिक निर्जातीय तनाव उत्पन्न हुए हैं और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के मध्य विविध प्रकार के नदी जल बंटवारे को लेकर भी जो तनाव देखा जा रहा है, उसके संदर्भ में तीस्ता नदी आदि के जल बंटवारे को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हाल में बांग्लादेश में कट्टरता में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए बांग्लादेश की राजनीति में जिस प्रकार से कट्टरपंथियों का प्रभाव पड़ा है, उसको कम किए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की बढ़ती उपस्थिति भी भारत के लिए चिंता का विषय है, जिसके निवारण के लिए कार्य करना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सीमा पार अपराध और बांग्लादेश में भारत को लेकर कई बार नकारात्मक धारणाएं भी देखी जाती हैं, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम भारत और बांग्लादेश के मध्य बेहतर सहयोगात्मक दृष्टिकोण देख सकते हैं और इसी के आधार पर भारत बांग्लादेश संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे कश्मीर में अलगाव और कश्मीरी युवाओं को जीतने की रणनीति पर। जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के पश्चात से ही अशांति देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात जो इस प्रकार की अशांति देखी गई है, उस अशांति में प्रारंभ में अशांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका देखी गई, जिसमें पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति जियाउल हक के द्वारा धर्म और राजनीति के आपसी मेल के माध्यम से न केवल पाकिस्तान में कट्टरता और धर्मांधता को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ इसमें जिस प्रकार से मदरसों का प्रयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया, उसका प्रभाव कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के रूप में भी देखा जा सकता है। मुख्य रूप से पाकिस्तान के द्वारा राज्य समर्थित आतंकवाद की रणनीति के तहत 1989 और उसके बाद से आतंकवाद का एक राज्य नीति के रूप में प्रयोग किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि हाल के वर्षों में इसमें आंतरिक कारकों की भूमिका ज्यादा देखी जा रही है, जिसमें स्वदेशी युवाओं की भूमिका आतंकवाद की वृद्धि कारक के रूप में देखी जा सकती है। इस प्रकार के स्वदेशी आतंकवाद से निपटने के लिए सरकारों के द्वारा कई प्रकार की रणनीति को अपनाया जाता है। एक तो इसके तहत कठोर कानून बनाए जाते हैं, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 बनाया गया है। साथ ही साथ हाल के वर्षों में विशेष रूप से 2010 और उसके बाद से युवाओं से निपटने के लिए और पत्थरबाजी आदि से निपटने के लिए पैलेट गन आदि का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि पैलेट गन आदि प्रयोग के माध्यम से कई युवा इसके शिकार हुए हैं और कई सरकारों के आंकड़े तो ये बताते हैं कि इसका शिकार 6000 से अधिक लोगों को होना पड़ा है। यही कारण है कि हाल के समय में जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में स्थानीय युवाओं की भूमिका देखी जा रही है, उसको निवारित किए जाने के संदर्भ में कई रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। जब हम कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद से हटाने की
रणनीति पर बात करते हैं तो इसके संदर्भ में अपनाई जाने वाली रणनीति के संदर्भ में हार्ड अप्रोच और सॉफ्ट अप्रोच के दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है। कई विद्वानों के अनुसार इस प्रकार की रणनीति के संदर्भ में जब हार्ड अप्रोच की बात की जाती है तो अनेक बार सैन्य अधिकारियों के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि किस प्रकार से कठोर कानूनों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के निवारण किए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में विविध प्रकार के सैन्य अधिकारी जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किस प्रकार से सार्वजनिक स्तर पर आतंकवादियों की लिंचिंग की जा सकती है। हालांकि इस प्रकार की भीड़ हत्या के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जिसे अपनाए नहीं जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार की रणनीति के संदर्भ में एक अन्य तरीके की सॉफ्ट अप्रोच को अपनाने की बात की जाती है जिसमें भटके हुए युवाओं को डी रेडिकलाइजेशन कैंपों में शामिल किए जाने की बात कही जाती है। हालांकि इस प्रकार के डी रेडिकलाइजेशन कैंपों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि चीन के द्वारा भी अपने शिंगजियांग प्रांत में इस प्रकार के डी रेडिकलाइजेशन कैंपों की स्थापना की गई है जिसकी मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर आलोचना की जाती रही है। यही कारण है कि विद्वानों का कहना है कि हमें इस प्रकार की हार्ड रणनीति के स्थान पर एक सॉफ्ट रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है जिसके तहत आतंकवाद के निवारण के लिए सख्त रवैये के बजाय वास्तविक पेशेवर दृष्टिकोण, कोमल स्पर्श और दीर्घकालिक प्रयासों को किए जाने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके तहत कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को घर जैसा माहौल दिया जाना चाहिए और इसके लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के द्वारा कश्मीरी युवाओं की शिक्षा को बेहतर किए जाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में भी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आदि के द्वारा कश्मीरी युवाओं को भारत से परिचित कराने के लिए भारत दर्शन कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित युवाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने से युवाओं में बढ़ते रेडिकलाइजेशन को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि हमें कश्मीरी युवाओं को दिल जीतना है तो इसके लिए सख्त रवैये के बजाय हमें एक तरीके के ज्यादा प्रोफेशनल दृष्टिकोण को अपनाना होगा और इसके संदर्भ में नरम रवैये को अपनाकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि उसने मेडिकल प्रवेश में 10% आरक्षण के अनुदान के लिए समाज के अगड़े वर्गों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए वार्षिक आय मापदंड के रूप में 8 लाख के आंकड़े को कैसे सुनिश्चित किया है। हमें ध्यान रखना होगा कि सरकार के द्वारा 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटे को प्रस्तुत किया गया था जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की व्याख्या की गई थी। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यह 10% का आरक्षण तभी दिया जा सकता था जब वह 8 लाख के आंकड़े से कम देखे जा रहे हों, यानी जब उनके परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो तभी वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी का लाभ ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाना संभावित है जिसके तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधानिकता पर बड़ी बेंच के समक्ष विचार किया जा रहा है। इसके तहत आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचारित किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या केवल और केवल आर्थिक मानदंड को एकमात्र आधार आरक्षण का बनाया जा सकता है अथवा नहीं, और इसके संदर्भ में जिस आंकड़े पर पहुंचे जाने की आवश्यकता है उसको किस प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें इस प्रश्न पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी श्रेणी के आरक्षण को यदि सही ठहराना है तो इसके लिए मात्रात्मक डेटा या विस्तृत अध्ययन के प्रमाण की आवश्यकता होती है और इसी पृष्ठभूमि में ईडब्ल्यूएस आरक्षण
संस्करण की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि जब ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की पहचान की जा रही है तो इसमें मानदंडों को निर्धारित करने से पहले किसी प्रकार का अध्ययन किया गया था अथवा नहीं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के संदर्भ में जो सीमा है वह भी 8 लाख की है और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के कोटे के तहत भी जो सीमा है वह भी 8 लाख ही निर्धारित की गई है। इसमें इस बात पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन वर्गों के साथ रखा जा सकता है जो इस प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या आरक्षण को गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में माना जा सकता है और जो लोग संपन्न नहीं हैं लेकिन सामाजिक रूप से उन्नत समुदायों से संबंधित हैं क्या उन्हें आरक्षण लाभ का हिस्सा दिया जा सकता है अथवा नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है और संविधान पीठ को इन सवालों का भी जल्द से जल्द समाधान किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे असर की रिपोर्ट और डिजिटल शिक्षा पहुंच पर। हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम के द्वारा ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति पर असर नाम की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। यह असर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट और इसके माध्यम से 2018 से 2021 के काल में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में हुए सुधार पर बल दिया गया है। रिपोर्ट के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ी है, जो आंकड़ों के अनुसार 2018 में 36.5% थी और ये वर्तमान में लगभग 68% तक पहुंच गई है। हालांकि प्रतिशतता बढ़ने के बावजूद ऑनलाइन क्लास प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी उनका प्रयोग कर पाने में सक्षम नहीं हैं और केवल 1/4 बच्चे ही क्लासेस के लिए इन स्मार्टफोन का प्रयोग कर पाते हैं। 2018 से 2021 के काल में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में स्मार्टफोन की उपलब्धता में वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ कम शिक्षित परिवारों के साथ ही अधिक शिक्षित परिवारों में भी ये प्रतिशतता बढ़ती देखी गई है। हालांकि इस प्रकार की प्रतिशतता वृद्धि के बावजूद बहुत कम बच्चे ही कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन का लाभ उठा पाते हैं, जिसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम आंकड़ों के आधार पर इसे देखें तो बड़े राज्यों में केवल केरल में ही 50% से अधिक स्कूली बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता है और बिहार में 54% स्कूली बच्चों के पास तो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन ही उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 के 40% विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, जो इस तथ्य को बताता है कि किस प्रकार से घरों में स्मार्टफोन तो उपलब्ध हैं किंतु वे उससे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसे सुधारने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कई चुनौतियों से दबे हैं और उन्हें विकसित नॉर्थ की मदद की आवश्यकता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि COP26 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दुनिया को सहयोग के एक नए माहौल की आवश्यकता है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारतीय राज्य की सुरक्षा प्रतिक्रिया की प्रकृति के कारण कश्मीरी युवाओं में अलगाव की भावना बहुत अधिक है। इसके आलोक में जमीनी स्तर पर युवा कश्मीरियों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए अपनाए जा सकने वाले नरम दृष्टिकोण का सुझाव दें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप COP26 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप COP26 में भारत और अन्य देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करेंगे। भारत जैसे देशों द्वारा जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूर्ण किए जाने के संदर्भ में आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कश्मीरी युवाओं में
में अलगाव की भूमिका को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। युवा कश्मीरियों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का सुझाव देंगे। इसमें पूर्व की रणनीति की कमियों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।